हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने टारगेट सेट कर रखा होगा, अपने स्टडी का टाइम टेबल बना रखा होगा, उतना आप डेली फॉलो कर रहे होंगे और डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने चैनल पर थंबनेल में देखा और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आज सी-टेट के टॉप 20 मात्र 20 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सब्जेक्ट सीडीपी है और मुख्य बिंदु जो है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित आज प्रश्न होने वाले हैं, जो कि 20 प्रश्न होंगे। कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स होंगे और इसके पहले आप जानते हैं कि इसके पहले अगर आपने वीडियोज हमारी अटेंड कर रखी होगी तो आप जानते होंगे कि टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात होती है डेली। फिलहाल आज सिर्फ 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, स्पेशल प्रश्न है। आप उसे अटेंड करेंगे तो आपको खुद मालूम होगा। और सीडीपी में 30 लाना है, तो इन प्रश्नों को सही करके दिखाएं, यानी कि अपने जो अब तक तैयारी की है उस जानकारी को चेक करें कि आपने अब तक कितना सीखा है और आपका स्कोर कितना रहा है इन 20 क्वेश्चंस में से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नोट डाउन ज़रूर कर दें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो से पहली बार अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और किस प्रकार के प्रश्न हैं, उनके सभी प्रश्नों के बारे में बात की जा रही है। तो देख रहे हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है, वंशानुक्रम से ही संबंधित है, जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी देखा है, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे। और इसके पहले बाल विकास से संबंधित बहुत से प्रश्न आए हैं, जैसे कि अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न हैं और बाल विकास में जो उनकी अवस्थाएं हैं और जो उनमें इम्प्रूवमेंट है और क्या है बाल विकास, क्या अंतर है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में, सब टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चाएं हुई हैं। प्रश्न भी अच्छे खासे लिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, फिलहाल देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में स्थानांतरण है। यह किसका कथन है? किसने कहा है कि वंशानुक्रम का मतलब है कि माता पिता में जो गुण होते हैं वो संतानों में स्थानांतरण होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, तो वुडवर्थ ने कहा है, बीएन झा ने कहा है, डिक मेयर ने कहा है या जेम्स ड्रेवर ने कहा है। तो जैसे कि सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, जेम्स ड्रेवर ने कहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बीज को उसकी निरंतरता का नियम, बीज कोश होगा यहाँ पे। ठीक है, बीज कोश, टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई होप आप समझ पाएंगे और इसे बना लीजिएगा। बीज कोश को उसकी निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, बीजमैन, सोरेनसन, लैमार्क या हैंडसेन। तो दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीज कोश के निरंतरता का नियम हमेशा पढ़ा जाता है और इससे टॉपिक्स ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं बनती। सीटेट आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से सीटेट बहुत मॉडरेट प्रश्न अपने आप में ला रहा है। जैसा कि अगर आपने प्रीवियस जो अभी एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो लेंदी भी हैं और डायरेक्ट भी हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए हमेशा। कुछ कहने का मतलब है कि हमेशा प्रीवियस ईयर हल करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो नोट है वो आप हमेशा नोट डाउन करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, अनुवांशिकता, वातावरण, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप समझ पाएंगे कि सिर्फ अनुवांशिकता ही मानव के व्यवहार को परिभाषित नहीं करती है और सिर्फ वातावरण ही भी मानव के व्यवहार को परिभाषित नहीं कर पाएगी, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कीवर्ड है, जैसा कि आप जानते हैं, टैग वर्ड जिसे आप कहते हैं। सीटीपी में बहुत ज़्यादा टैग वर्ड मैम टैग वर्ड के बारे में बताइए। इसके पहले भी बहुत सी वीडियोज़ एक दूसरे चैनल पर अपलोड हुई थी। फिलहाल वो जो है चैनल हमारा किसी कारण बस डिलीट हो गया और तो ये दूसरा चैनल हमें ओपन करना पड़ा। तो यहाँ पे बातें हो रही हैं, वहाँ पे टैग वर्ड्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए थे। फिलहाल ये नया चैनल है, इसमें भी धीरे धीरे बातें होंगी। तो जहाँ पे भी टैग वर्ड की बात हो जाती है कि
अनुवांशिकता और वातावरण, तो ये दोनों हमेशा अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ दोनों की बात कही जाएगी वही आपका ऑप्शन सही होगा। ऐसा नहीं कि ये बड़ा है या ये छोटा है, ये छोटा है या ये बड़ा है, ठीक है, इस तरह से नहीं, दोनों परस्पर भागीदारी होंगे, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, गौड़, गत्यात्मक, स्थिर। तो अनुवांशिकता क्या है? प्राथमिक भी नहीं है कि नहीं? देखिए, अनुवांशिकता क्या है कि हमारे माता पिता के जो गुण होते हैं वो हम संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है। ये तो अनुवांशिकता का नियम हो गया, जिसे आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा कि मेंडल साहब ने बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से जानकारी दी है मटर के पौधे पर जो है प्रयोग करके, ठीक है ना। तो क्या है? प्राथमिक तो है नहीं, गौड़ भी नहीं है, गत्यात्मक नहीं है। हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, कभी कम माता पिता के लक्षण आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, व्यवहार कभी कभी मिल जाते हैं। लेकिन अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता स्थिर है, ये इम्प्रूवमेंट होगा लेकिन उतना इम्प्रूव नहीं होगा जितना कि वातावरण से आपके व्यवहार में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये स्थिर है, ठीक है। ये अस्थिर नहीं है कि कभी जो है माता पिता से गुण आएंगे, कभी नहीं आएंगे, हमेशा आएंगे, बस मात्रा कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो स्थिर यानी कि चौथे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है, ठीक है। आँखों का रंग अनुवांशिक, मतलब माता पिता के जो गुण हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, वही बात हो रही है, ठीक है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, तो देखिए सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी का मतलब है वो वातावरण में, किस प्रकार के वातावरण में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं और किस प्रकार से चीज़ों को सीख रहे हैं अपने वातावरण में। अगर हमारा वातावरण ऐसा होगा कि यहाँ पे हमारे समाज में, हमारे आस पास पड़ोस में ये होगा कि हम मिलजुल के रहते हैं, तो वो भागीदारी तो आप में होगी, लेकिन अनुवांशिकता का इससे कोई मतलब नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि इससे कोई मतलब है नहीं। चिंतन पैटर्न एक प्रकार का मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुवांशिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो आँखों का रंग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपके माता पिता के आँखों का रंग किस प्रकार का होगा या आपके आँखों का रंग किस प्रकार का होगा, वो आपकी अनुवांशिकता यानी कि जो आपके माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं आँखों के रंग, वही आपके रंग हो सकते हैं आँखों के। तो ये पाँचवें का पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, और इन्हीं प्रश्नों को लेंदी प्रश्न कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको सीधे सीधे सही सही मिल जाएंगे, आप सही सही कर लेंगे, लेकिन जब सीटेट के एग्जाम में आप बैठेंगे तो जो प्रश्न होते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन ऑप्शंस जो होते हैं वो कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर हल करिए, ठीक है, क्योंकि सबसे इम्प्रूवमेंट यही आपके एजुकेशन में कर सकता है, स्टडी में कर सकता है, खासकर सीटेट के लिए, जहाँ तक मुझे ये लगा है, क्योंकि मैंने यहीं से तैयारी की, प्रैक्टिस सेट से ही और प्रीवियस ईयर से। और नोट तो मैंने बहुत पहले बना लिया था जब मैं डीएलएड कर रही थी, वही उसी टाइम पे, ठीक है। तो नोट आपका तैयार रहेगा तो सबसे बेस्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों के गुणों का संचरण है। वंशानुक्रम, देखिए संतानों के गुणों का संचरण, हाँ वंशानुक्रम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव जो रहेगा वही सही रहेगा क्योंकि नेगेटिव ही पूछा है, ठीक है ना। पहले इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि प्रश्न अच्छे से, ऑप्शंस भी अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। चलिए फिलहाल दूसरा ऑप्शन है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। हाँ, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरण होना वंशानुक्रम है। तो देखिए छठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो छठे का जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम नहीं है। वंशानुक्रम मतलब यहाँ पे वातावरण भी इन्वॉल्व हो रहा है और आपका वातावरण भी इन्वॉल्व हो रहा है और आपका एक जो है, हम लोगों ने अभी किस पे बात की, क्या हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है, देखिए मेरे दिमाग से उतर गया। वंशानुक्रम एक था और एक अनुवांशिक की, ठीक है ना, अनुवांशिक की। तो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों को मिला के हम वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों की बात हो रही है, तो सिर्फ वंशानुक्रम
व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का परिणाम नहीं है, क्योंकि वातावरण में हम अपने आसपास पड़ोस से भी बहुत कुछ चीज़ों को सीखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही नेगेटिव है और यहाँ पे नहीं पूछा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ध्यान से इसको देखना है। सत्य है, समवयस्क और पितरक यानी कि जीन आप पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, कि जो माता पिता की गुणों को अगली पीढ़ी में लाने का जो काम करते हैं वो जीन्स के द्वारा ही होता है, जिन्हें पितरक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, समवयस्क और पितरक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। चौथा ऑप्शन है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं, यानी कि 50-50% का योगदान होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सातवें का सही आंसर है, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे इन ऑप्शंस को तो आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि अगर आपको लग रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं, यह ऑप्शन भी सही है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे सी टेट में ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हों, लेकिन उन चारों ऑप्शंस में कौन सा बेहतर ऑप्शन है उसे आपको चूज़ करना है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये तो सही है, लेकिन इससे भी सही ऑप्शन जो है वो है पहला, कि समवयस्क और पितरक का जो जीन्स का सापेक्ष योगदान होता है और ये योगात्मक नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हम वातावरण से सीखते हैं और जो हमें जीन से यानी कि आनुवंशिकता से जो हमें प्राप्त होगा वो योगात्मक नहीं होगा, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये सही है, क्योंकि माता पिता के जो गुण हैं वो तो हमें आएंगे ही, जो पितरक यानी कि जीन्स के माध्यम से आएगा, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। लेकिन वातावरण, किस प्रकार से हम वातावरण में रह रहे हैं, उस वहाँ पे समवयस्क हमें किस प्रकार के मिल रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये योगात्मक नहीं होते हैं, पहला ऑप्शन। ये टॉपिकली बहुत अच्छा है, एक नोट के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अच्छा, सातवां और आठवां, अच्छा आठवां नीचे है, आठवां नौवां हम भी कहें कि कहाँ गया प्रश्न। आठवां क्वेश्चन है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ठीक है, सुनने के लिए अधिगम, ठीक है, लर्निंग की बात हो रही है, सीखने की बात हो रही है, तो उसमें सुनने के लिए अधिगम और किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है, तो वातावरण का क्या योगदान है ये कहा जा रहा है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, मतलब कि क्लास में कुछ भी बोलो मत, सिर्फ सुनते रहो, ये कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निरंतर गृह कार्य देते रहना, हमेशा होमवर्क देंगे तो बच्चा क्या सीख पाएगा किसी चीज़ को अच्छे से? नहीं। सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, मतलब अकेले बच्चे को कहा जाए कि बेटा ये अकेले तुम याद करो, या ये जो प्रोजेक्ट तैयार करना है वो अकेले तैयार करो। देखिए, आप जानते हैं कि ग्रुप स्टडी का कितना महत्व है, आप रियल लाइफ में भी आपने इसको जाना होगा, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ चीज़ों को बैठ के शेयर करना, लर्न करना कितना आसान हो जाता था, ईजी हो जाता था। CDP और शिक्षा मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बच्चों को ग्रुप स्टडी करवाया जाए, सामूहिक प्रक्रिया कराई जाए, ताकि बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो ये सही है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन से हो जाएगा कि बच्चों को ये छूट दी जाए कि ये टॉपिक किस प्रकार से सीखनी है, ये बातें। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेषण। तो देखिए, आपने सबका जो है नियम पढ़ा होगा, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, ठीक है, विभिन्नता का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम आता है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। प्रत्यागमन का जो नियम है ये भी पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ से टॉपिक्स में से एक आध प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन ये अभिप्रेषण का जो नियम है वो नहीं है, यही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिप्रेषण का कोई नियम नहीं है वंशानुक्रम के हिसाब से। आगे देखते हैं, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। जो जन्म से हमें वैयक्तिक गुण मिलते हैं, इंडिविजुअली जो हमें जन्म से जो गुण मिलते हैं
वो उनका योगफल क्या है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा। तो देखिए युयुत्सा क्या है आप जान रहे होंगे कि ये जो है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में संवेग है, ठीक है, जिसका जिक्र मैकडूगल साहब जी करते हैं। तो ये बात तो होगी ना, ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में मैंने आपको बता दिया कि इसमें अनुवांशिकता और वातावरण दोनों इन्वॉल्व होकर वंशानुक्रम बनाते हैं। तो वंशानुक्रम बराबर जानते होंगे एक जो है वंशानुक्रम बराबर वातावरण गुणे अनुवांशिकता, ये आता है। इसका एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में आगे बहुत प्रश्न आएंगे, उन पर बात की जाएगी। फिलहाल आगे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स पर जब बातें होने लगती हैं तो चीज़ें लेंदी हो जाती हैं, समय भी टाइम टेकिंग हो जाता है। सरसों काल की अवधि है, इसके बारे में बहुत हर वीडियो में बात की जाती है। ऑप्शन देखते हैं, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। 11 का सही आंसर दूसरा है। आई होप आप पीछे जो आवाज़ हो रही है उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि क्या करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज के दिन, और इसीलिए सिर्फ 20 क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं आपको। आगे देखते हैं, के अनुसार डैश के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा है कि बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है, जिसका मैंने अभी अभी आपके पास के सामने जिक्र किया कि वंशानुक्रम गुणे जो है वातावरण, ठीक है। तो गुणनफल है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, गैरेट ने, हॉलैंड या थॉर्नडाइक ने। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये वुडवर्थ साहब कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इन टॉपिक्स को क्लियर करते रहिएगा। आगे देखते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था, रॉस ने, एनोस्टसी ने, इनमें से किसी ने नहीं कहा था। तो देखिए 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये रॉस ने कहा था कि वातावरण जो है वो वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, निगेटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, जिस प्रकार से आप चीज़ों को लेना चाहते हैं उस प्रकार से। तो वातावरण सही है, रॉस जी ने ये बात कही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो देखिए ये एक बच्चे के गर्भावस्था से जो उसका विकास होता है गर्भ में, वो ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनता है वहाँ पे बात हो रही है। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अंडाणु शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। मादा में अंडाणु होते हैं और नर में शुक्राणु होते हैं, तो ये फ्यूजन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं। अब ये फ्यूजन करने के बाद इनका क्या है? युग्मनज, जिसे आप जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट, बीजकोष या बीजक कहा जाता है। तो युग्मनज बनता है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, जो बच्चे के जो आकार है, हाथ पैर का आकार, वो बनना शुरू हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। तो 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले अंडाणु शुक्राणु, फिर युग्मनज बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग तरीके से इस बार सीटेट से ये प्रश्न पूछे गए थे और बहुत लेंदी प्रश्न थे। मैंने खुद उन प्रश्नों को देखा है। और अगर आप क्योंकि जब प्रीवियस ईयर के नाम पे जब हम लोग हल करना शुरू किया, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग चाहे सीट का एग्ज़ाम देने जाएं या ना देने जाएं, अगर टीचिंग से रिलेटेड है, संबंधित है, तो वो प्रीवियस ईयर हमेशा हल करते रहते हैं। तो मैंने हल किया तो मुझे लगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन, हाँ सच में जो बच्चे कह रहे थे कि लेंदी आ रहा है प्रश्न, आएगा तो सिलेबस से ही, लेकिन लेंदी प्रश्न हो जाते हैं। तो ये यहाँ से संबंधित है, भिन्नता से संबंधित प्रश्न एक था जो कि मुझे खुद कन्फ्यूजन क्रिएट लगा। तो वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषता के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक व्यक्ति और उनके माता पिता में जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो देखिए ये चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है अगर वातावरण के प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि जहाँ पर मैंने कहा कि जहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण के दोनों के बीच की बात हो, अंतर संबंधित है ये, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि वंशानुक्रम और क्योंकि जन्म से उन्हें क्या पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रहा है, उसकी वजह से भी उनमें भिन्नताएं होती हैं, और वातावरण में घुलने मिलने से भी भिन्नताएं हो जाती हैं व्यक्तियों में। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उसके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह आवश्यक रूप से दर्शाता है, यह क्या आवश्यक रूप से दर्शाता है? अच्छा,
देखिए ये ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं। भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव, प्राकृतिक और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा, प्रकृति और पोषण पर बहस। यही है कि बच्चा प्राकृतिक से भी सीखता है और माता पिता का काम क्या होता है कि वो बच्चे को एक अच्छा पोषण दें। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। परिवेश की भूमिका मतलब सही है, ये बात पूछी जा रही है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। अच्छा, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षति संबंधित नियम नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही कह रहा है कि विकास विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। आनुवंशिकता जो है और परिवेश ये हमेशा बदलते रहते हैं। देखिए जो आनुवंशिकता है वो तो स्थिर रहेगा, इसके क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्योंकि जो हमें माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेंगे वो तो मिलेंगे, वो स्थिर है। कुछ में बदलाव हो सकता है इन्वायरमेंट की वजह से, हो सकता है कि हमारे माता पिता थोड़े क्रोधित स्वभाव के हैं तो वो क्रोध हम में आ जाए, लेकिन अच्छे वातावरण में रहने की वजह से वह क्रोध हमसे हट सकता है, कम हो सकता है। तो आने वाली अगली पीढ़ी में वो क्रोध का जो अनुवांशिक लक्षण होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बदलाव हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है, ये परिवर्तनशील है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 18 है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव मतलब जो गलत होगा वही सही होगा इस प्रश्न में। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इनमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। वंशानुक्रम के बारे में क्या इसमें से गलत है, चारों ऑप्शन में से वो आपको चूज करना है। देखिए तो जो गलत है वो है ये कि जब हम बात कर रहे हैं अनुवांशिकी की या वातावरण की, दोनों की, तो इसमें अभिवृत्ति कहाँ से आ गई। ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गलत नेगेटिव पूछा है तो दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब जो नेगेटिव है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है प्रत्येक में, और नर और मादा दोनों में। ठीक है, इनसे नर में जो है नर और मादा 44 होती है गुणसूत्रों की संख्या, और जो नर होते हैं इसमें XY होता है, मादा XX होता है। तो इसमें से अगर XX आएगा तो लड़की और अगर XY आएगा तो लड़का। तो आप जान रहे हैं XY, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। XY के लिए बॉयज़ के जन्म लेने की अधिक संभावना है, क्योंकि नर के लिए XY होता ही है और मादा के लिए XX। तो XX जहाँ होगा वहाँ लड़की पैदा होगी और जहाँ XY होगा वहाँ लड़का पैदा हो जाएगा। आखिरी और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात सही है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध रखता है। व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी, रचनावादी, सामाजिक रचनावादी। तो देखिए 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे कहाँ पे बात हो रही है। व्यवहार से संबंधित यहाँ व्यवहारवादी नहीं है, यहाँ पे घर के वातावरण की बात हो रही है, और जिसमें वातावरण की बात हो जाए तो वहाँ अगर पारिस्थितिकी आए, इकोलॉजिकल सिस्टम आए तो वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इकोलॉजिकल जो सिस्टम होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि घर के वातावरण के बारे में बात हो रही है। 20 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए। थैंक यू।